चीज को सेक्रीफाइस किया, हालांकि इनकी कॉस्ट नहीं बनती, लेकिन एग्जाम्पल में ये चीज भी आपको वहां दी जा सकती है कि एक पर्सन मैच देख रहा है, स्टडी नहीं कर रहा, तो बताएंगे जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आप कहेंगे जिसको सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसको सेक्रीफाइस करे, तो जो स्टडी है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यही चीज अकाउंटेंट कंसीडर ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट व्हाइल इकोनॉमिस्ट कंसीडर बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर टोटल इकोनॉमिस्ट कॉस्ट निकाले, यानी कि इकोनॉमिक वाले अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना चाहेंगे तो वो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट करेंगे, और अगर अकाउंटेंट प्रॉफिट निकालना चाहे तो वो प्रॉफिट में से जस्ट वही खर्चा माइनस करेगा जो आउट ऑफ पॉकेट हुआ होगा, यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट। जबकि इकोनॉमिस्ट अगर प्रॉफिट निकाले, इकोनॉमी का प्रॉफिट होगा सेल्स रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, या अगर आप ब्रैकेट में इसे लिखेंगे तो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, ये खर्चा दोनों इकट्ठा करके ऐड फिर माइनस कर दें। अगर आप अलग अलग कर रहे हैं तो मींस फिर आप करेंगे सेल्स रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट माइनस इम्प्लिसिट। और अगर ब्रैकेट में है तो फिर दरमियान में क्या देगा, अगर ब्रैकेट में ऐसे आप कर रहे हैं तो फिर ऐड करके ये खर्चा एक साथ आप यहां से माइनस कर देंगे, और अगर ब्रैकेट में नहीं कर रहे तो फिर आप दोनों को एक साथ माइनस कर सकते हैं। अब एग्जांपल दी हुई है, मिस्टर हसनान करंटली वर्क्स फॉर ए लॉ फर्म, वो एक लॉ फर्म में काम करते हैं जी मिस्टर हसनान। ही हैज प्लान्ड हिज ओन लीगल प्रैक्टिस, और वो अपना उन्होंने प्लान बनाया कि वो क्या करेंगे, लीगल प्रैक्टिस करेंगे। अब देखें, प्रैक्टिस करना अलग चीज है और कहीं काम करना अलग चीज है। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं काम कर रहा हूं पैक के अंदर और मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं फर्म के अंदर, तो मींस कि अगर मैं प्रैक्टिस करने जाऊंगा फर्म के अंदर तो मैं पैक में काम नहीं कर सकता, अगर मैं पैक में काम कर रहा हूं तो मैं फर्म में प्रैक्टिस करने नहीं जा सकता। तो मींस कि कहीं ना कहीं एक साइड से मुझे क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपनी जॉब को। तो वेयर he expects to earn 200 rupees per year once he established himself, means कि अगर वो अपनी लीगल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो वो कितना एक साल में कमाएंगे, 2 लाख रुपए जो है पर ईयर कमाना शुरू कर देंगे, बल्कि 2 लाख रुपए लगेगा इनका एक दफा पर ईयर, 2 लाख रुपए लगेगा अपने आप को एस्टैब्लिश करने के ऊपर। टू रन हिज ओन लॉ फर्म, Zain would have to quit his current job. Zain ने क्या किया जी, करंट जॉब जो थी वो छोड़ दी, where he is earning an annual salary rupees 125,000. This would be an implicit cost या opportunity cost of opening his own firm. मींस कि अगर उसने अपनी फर्म ओपन कर ली, वो कहता है जैन ने तो ये सुनते क्या किया जी, अपनी जॉब छोड़ दी। वो जॉब से कितना कमा रहे थे, 1,25,000, लेकिन वो जॉब छोड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी फर्म बना ली। अब फर्म से जितना भी कमाएंगे वो उनको पैसा तो आएगा, लेकिन अब छोड़ा गया फर्म के लिए जॉब, जॉब से कमाते कितना थे, 125,000। जो 125,000 वो जॉब से कमा रहा था, अब वो नहीं कमाएगा किसके लिए, जो कि उसने अपनी फर्म बना ली है। अब वो नहीं कमाएगा तो वो कॉस्ट अब क्या हो चुकी है, फोरगॉन हो चुकी है, वो जा चुकी है, सैक्रिफाइस हो गई। तो इस कॉस्ट को हम कहेंगे कि ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। टू रन हिज ओन फर्म he would need an office and supporting staff. He has found the perfect office which rent for rupees 50,000 per year. फिर उसे रेंट पे एक बिल्डिंग लेना था, ऑफिस लेना था, वो लिया तो 50,000 रुपए उसका रेंट देता है, तो वो उसकी जेब से पैसा जा रहा है। वो रेंट एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन जो ये रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जा रहा होगा ये अकाउंटेंट की नजर में और इकोनॉमिस्ट की नजर में, दोनों में ही क्या रिकॉर्ड होगा, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। क्योंकि अकाउंटेंट तो सिर्फ इसे एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करेगा क्योंकि ये आउट ऑफ पॉकेट मनी है कि 50,000 आप बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, तो मींस के ये आपकी जेब से निकला है, अकाउंटेंट भी इसे रिकॉर्ड करेगा ही। लेकिन इकोनॉमिस्ट ये खर्चा कैसे रिकॉर्ड करेगा, कहता है 50,000 जेब से गया और 1,25,000 वो भी नहीं आया जो आना था। अगर ये बिजनेस करता तो, या सैलरी वो जॉब करता रहता तो वो भी नहीं आया, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में जो है, सॉरी इम्प्लिसिट कॉस्ट में इकोनॉमिस्ट रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा ये 50,000 वाला भी इकोनॉमिस्ट रिकॉर्ड करेगा, और ही वुड
हायर सपोर्टिंग स्टाफ 35,000 पर ईयर, तो ये 35,000 पे जो उसने सपोर्टिंग स्टाफ रखा है ये उसको भी सैलरी दे रहा है, तो 35,000 अब ये भी जा रहा है जेब से, तो ये इकोनॉमिस्ट भी रिकॉर्ड करेगा और ये अकाउंटेंट भी रिकॉर्ड करेगा। सिर्फ अकाउंटेंट एक अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करेगा, और वो अमाउंट तो इसकी कौन सी होगी 125,000 वो जो उसकी सैलरी वाली है, क्योंकि वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट रिकॉर्ड करेगा, अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं करेगा। हम कहते हैं कि अगर वो 2 लाख रुपए पैसा कमाएगा एक साल में अपनी फर्म को इनहेंस करके या अपने आप को इस्टेब्लिश करके, तो उसके लिए फिर उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी जो 1,25,000 रुपए की करता था। अगर 1,25,000 रुपए की जॉब करता था तो यहाँ पर एक नेम जो है वो एडिट होने वाला है, वो ये है कि जैन की जगह पे क्या होना चाहिए था, ये एग्जांपल बेसिकली ओरिजिनल एग्जांपल है सर आसिफ की बुक, नेम तो सुना होगा, यूट्यूब लेक्चर पढ़े पुराने उनके कैफ 2 के होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, नहीं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं थी, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अब बनी है, वो इकोनॉमिक्स एंड समथिंग उसका नेम था, उस वक्त ये कैफ 2 हुआ करता था, तो उनके लेक्चर पढ़े, उनकी बुक की ये एग्जांपल है, तो बाद में एडिट की, तो यहाँ पर ये जो जैन की जगह पे वो हसनान आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब बात समझ आ जाएगी कि क्योंकि पहले तो कैरेक्टर चेंज हो गए थे कि यहाँ पर हसनान है फिर जैन कैसे हो गया, तो हसनान ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया या फर्म अगर बढ़ाएंगे तो वो 2 लाख रुपए एक साल का कमाएंगे, लेकिन अभी जो करंटली वो कमा रहे थे जॉब से वो 1,25,000 था, उन्होंने जॉब छोड़ दी, अपनी फर्म बना ली, जब फर्म बनाई तो 50,000 रुपए बिल्डिंग रेंट पे ली और 35,000 रुपए लड़के को सैलरी दी। अब हम अगर देखेंगे तो प्रॉफिट कितना निकला, अकाउंटेंट की नजर में निकलेगा कि 2 लाख रुपए जो है वो कमाएंगे माइनस 35,000 माइनस 50,000, ये अकाउंटेंट की नजर में जो जेब से पैसे गए हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट की नजर में प्रॉफिट क्या होगा कि 1,35,000 जो आना था वो भी नहीं आया, तो इस बिजनेस के लिए फोरगॉन किया, वो 1,35,000 भी माइनस करेंगे, 1,25,000 भी माइनस करेंगे, और इसमें से 50 वो भी माइनस करेंगे जो रेंट वाला है, और 35 वो भी माइनस करेंगे जो लड़के को सैलरी दी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 85,000 जो है वो माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 10,000। मींस के यहाँ पर अकाउंटेंट की नजर में प्रॉफिट पूरे साल का कितना बनता है 1,15,000, जबकि यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग देखें कि इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना निकलता है या लॉस कितना निकलता है, तो वो 10,000 पर ईयर हमें किसमें जाना पड़ेगा, नुकसान में। तो फिर हम यहाँ से ये सोचेंगे कि भाई बेहतर ये है कि बिजनेस ना करें, अपना क्या कर लें, सैलरी पे ही रहें, ताकि 1,25,000 हमें सैलरी तो मिलती रहेगी, तो कम से कम हम नुकसान में तो नहीं जाएंगे, कम से कम हम नुकसान में नहीं जाएंगे, रहेंगे प्रॉफिट में। लेकिन अगर हम ये कहें कि बिजनेस के लिए जॉब छोड़ी, जॉब वाला पैसा तो अब नहीं आएगा, बिजनेस में भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तो बिजनेस में कमाया कितना 2 लाख, खर्चा कितना कर रहे हैं 85,000, प्लस जो आना था या कमा रहे थे अब वो नहीं कमा रहे तो वो भी उसमें से माइनस करेंगे, तो हमें इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग जो है वो लॉस हुआ है 10,000 रुपए का, और अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हमें लॉस प्रॉफिट हुआ है 1,15,000। जी सर अगर यहाँ पे हमारे पास 1,25,000 हम लोग 2 लाख अर्न कर रहे हैं तो फिर लॉस तो नहीं होता, फिर इकोनॉमिस्ट से क्यों कंसीडर करते हैं 1,25,000 को क्या करते हैं, इसकी जगह हम लोग 2 लाख अर्न कर रहे हैं ना, हाँ 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, छोड़ा कितना 1,25,000। तो यही तो मैंने कहा, एग्जांपल दी थी एक दिन पहले भी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो इसमें से लेस करनी है। अगर आपको एक जगह से सैलरी ऑफर हो रही है 1 लाख रुपए, एक जगह से आपको सैलरी ऑफर हो रही है 1,25,000, कौन सी सैलरी पे जाएंगे आप 1,25,000 वाले पे, तो आपने छोड़ी कौन सी अपॉर्चुनिटी 1 लाख वाली, तो ये 1 लाख वाली आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि ये आप कमा सकते थे लेकिन आप कमा नहीं रही, तो ये क्या हो जाएगी ना, कमा ज्यादा नहीं वो अलग चीज है, कमा सकते थे, सैक्रिफाइस किया, जो सैक्रिफाइस किया वो क्या है कॉस्ट ऑफ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या सैक्रिफाइस कॉस्ट या फॉरगॉन कॉस्ट या नॉन कैश कॉस्ट, क्योंकि ये अब आपको कैश में तो नहीं मिलेंगे,
लेकिन एक कॉस्ट थी जो आपने क्या कर दी है, छोड़ दी है, वो भी उसमें से आपने एज एन एक्सपेंस माइनस करना है। और अगर आपको जैसे ऑप्शन सी में ऑफर होती है 180,000 की सैलरी की, तो किस पे जाएंगे, 180 पे। अब आप 180 पे आए हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी बनेगी, 1,25,000, क्योंकि अब इसके लिए आपने इस जॉब को छोड़ा है। अब फिर ये सैक्रिफाइस कॉस्ट कभी नहीं रहेगी, ये खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगी 125,000, क्योंकि आपने 1,25,000 को छोड़ा और 180 को अवेल किया। ऐसे ही यहां पर उन्होंने छोड़ी कौन सी सैलरी, 125, अवेल कौन सी की, 2 लाख वाली। तो जो छोड़ी है ये भी आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये आपकी जो है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ये यहां से लेस होगी। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब टाइप ऑफ कॉस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने पढ़ी है क्यूएमएस के अंदर भी चैप्टर नंबर 1 में, कि ऐसी कॉस्ट जो आपकी फॉर द पीरियड हमेशा क्या रहे, सेम रहे, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे। वो कहते हैं कि जी फिक्स्ड इनपुट कॉस्ट इन व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हाइल मेकिंग एनी चेंज इन आउटपुट, यानी कि आप अपने आउटपुट में जितनी मर्जी चेंज ले आए, जितनी मर्जी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाए या कम रहे, ये कॉस्ट आपकी ना कम होगी ना ज्यादा होगी, इसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी कॉस्ट को आप क्या नहीं देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट का। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हमने वहां पर पढ़ा था कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी, कम। इसकी एग्जांपल ये थी कि अगर एक रूम आप ले लेते हैं रेंट पे 50,000 उसका रेंट है, एक रहेगा तो 50,000 देगा, दो रहेंगे तो 25,25 देंगे, चार रहेंगे तो 12,500 देंगे, और अगर 5 रहेंगे तो 10,000 देंगे। तो मींस जितनी ज्यादा एक्टिविटी होती जाएगी पर यूनिट उतना उतना क्या होता जाएगा, कम। लेकिन यहाँ पर यूनिट वाला कोई सीन है ही नहीं, तो वो कहता है फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच अ फर्म कंपनसेट टू इट्स फिक्स्ड इनपुट फैक्टर एंड रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्शन प्रोसेस। मींस जब तक आपकी प्रोडक्शन चल रही है या प्रोडक्शन आप करें या ना भी करें, तो ये फॉर द पीरियड आपकी कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसी कॉस्ट को आप क्या नेम देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट का नेम देंगे, जिसमें रेंट ये आपका फिक्स रहना है, चाहे आप प्रोडक्शन 1,000 यूनिट की करें या 20,000 यूनिट की करें, चाहे आप प्रोडक्शन करें ही ना। सैलरी एक्सपेंस, चाहे आप मजदूरों से काम लें या ना लें, जो उनकी सैलरी है वो उन्होंने उतनी आप लोगों से लेनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आप लोगों ने बैंक से लोन लिया है, आप चाहे आगे किसी बिजनेस में उसे इन्वेस्ट करें या ना करें, जो साल का इंटरेस्ट बनना है वो उन्होंने लेना ही लेना है, और वो एक फिक्स्ड अमाउंट में ही होगा। उसकी रीजन ये है कि आपने एक फिक्स अमाउंट ली, उसके ऊपर एक फिक्स रेट ही लग रहा है, तो वो हर साल की अमाउंट क्या रहेगी, फिक्स्ड। सिर्फ किसके केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में। कंपाउंडिंग में तो बढ़ती जाएगी ना, तो वे तो वेरी करेगी, लेकिन वैसे भी अगर आप देखेंगे तो पूरे एक साल का तो सेम रहेगा ना। तो रेंट भी तो साल के बाद बढ़ता है, और अगर पूरे साल उतना रहता है, फिर अगले साल फिर उसका 10% रेंट बढ़ जाता है, और वो फिर पूरे साल रेंट उतना रहता है। तो मींस फॉर द पीरियड वो क्या रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। वो पीरियड एक साल का ही होता है नॉर्मली, कि एक साल में इंटरेस्ट रेट अगर सेम है, रेंट अगर सेम है, सैलरी सेम है, तो एक साल गुजरने के बाद भाई उनमें इंक्रीमेंट तो लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो क्या होंगी, सेम ही होगी। उसके बाद एक इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको पता है कि आपको मंथली चार्जेस जो है वो 5,000 या 10,000 पे करना पड़ता है, या वो डिफरेंट पॉलिसीज हैं, कोई 2,000 वाली है, कोई 5 वाली है। अगर आप अपने इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे आपका अमाउंट जो है वो पे करना होती है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होगी जो फ्लक्चुएट करेगी या वेरी करेगी विद प्रोडक्शन लेवल। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाएंगे, यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर हम यहाँ पर ये लिखें कि प्रोडक्शन के बढ़ने से, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से फिक्स कॉस्ट पे किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आता। इसमें अगर एग्जांपल देखेंगे तो रॉ मटेरियल है कि अगर आपको ज़्यादा यूनिट बनाने हैं तो रॉ मटेरियल भी ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए जब आप उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज देखेंगे तो वो भी क्या होगी,
ज्यादा। पहले आप 10 केजी खरीदा करते थे रॉ मटेरियल, 1000 रुपए देते थे। अब अगर आप 20 केजी खरीदेंगे तो कितना पैसा पे करेंगे? 2000 रुपए। अगर आप 30 केजी खरीदेंगे तो 3000 रुपए। जैसे जैसे आप रॉ मटेरियल को बढ़ाएंगे, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। इनपुट पहले से ज्यादा करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी जो है वो पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो ये कॉस्ट क्या कहलाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं कि अगर प्रोडक्शन आपने बढ़ानी है, मींस जिस दिन आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप मशीन को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बिजली आएगी, और कम इस्तेमाल करेंगे तो कम बिजली आएगी। ये यहाँ पर बिलावल गिरी लगती है वेरिएबल कॉस्ट। बिलावल गिरी का पता है ना? टोटल कॉस्ट क्या है जी? टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। तमाम यूनिट्स की जो कॉस्ट बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? टोटल कॉस्ट कहलाएगी, जिसमें फिक्स भी होगी और वेरिएबल भी। मींस के जो आपको प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं कर रही वो फिक्स है, वो भी आएगी। जो प्रोडक्शन के साथ खर्चा हो रहा है, वेरी कर रहा है, वो भी आएगा। दोनों ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट बन जाएगा। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब एक और फॉर्मूला है कि टोटल कॉस्ट में वो कहते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी में क्या होगा? पहले तो ये देखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं 1000 यूनिट्स की,